आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ये कैरेक्टर लिस्ट है, पूरे जो कैरेक्टर हैं हमने उनके बारे में बताना है। पहले तो आप इंट्रोड्यूस करवाएं, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएं चौसर के बारे में। चौसर कैसा, चौसर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 14th century. Chaucer belong to medieval age and he portrays character and it looks as if they are playing in front of us like cartoons. He paints a picture gallery of the 14th century in which we can see the knight, squires and partners, summoners and even humans and wife of the bad priors and all these characters, they are just live in front of us and they are playing like cartoons. He represents them in such a manner that they look as if they are real. उसको बड़े अच्छे से आप इंट्रोड्यूस करवाएं, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएं। ये आपको हर बुक में असाइनमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद हमने एक तरतीब के साथ उन करैक्टर को एक्सप्लेन करना है, लाजमी है। फिर कह रहा हूँ आपने, बल्कि मुझे टेस्ट देना है, कल मैं इसी मॉडल पेपर का आपसे टेस्ट लूँगा। चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन में हम बताएंगे कि जो उसके करैक्टर हैं वो तमाम एजेस से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑल एजेस, यानी एक एज नहीं है, ऑल एजेस के करैक्टर हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिस्कस चौसर्स करैक्टर्स, चौसर्स, जेफरी चौसर्स करैक्टर बिलोंग टू ऑल एजेस। ठीक है, चौसर्स करैक्टर्स आर यूनिवर्सल एज वेल एज इंडिविजुअल। डिस्कस, तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, चौसर करैक्टर एज यूनिवर्सल एज वेल एज इंडिविजुअल, चौसर डिस्कस चौसर करैक्टर एज अ यूनिवर्सल फिगर। भाई सब में एक ही क्वेश्चन लग जाएगा। यही आंसर आप अच्छी तरह से असाइनमेंट कर लें। है असाइनमेंट तो मुझे बता दें किसी बुक के ऊपर, नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। एक ही क्वेश्चन तीनों पे लग रहा है कि चौसर के करैक्टर जो हैं वो यूनिवर्सल एज वेल एज इंडिविजुअल हैं। ठीक है जी, चौसर के करैक्टर हम इंडिविजुअल भी बता देंगे और यूनिवर्सल भी बता देंगे। उसमें 6-7 करैक्टर तो यूनिवर्सल हैं, आपको वैसे करैक्टर हर एज में बदल, बस नाम ही बदले होंगे। आपको कोई ना कोई वाइफ ऑफ बैथ मिल जाएगी, आपको कोई ना कोई प्रेरस मिल जाएगी, एरिस्टोक्रेटिक मैनर दिखाती हुई। उसने घड़ी ली होगी तो वो शो कर रही है, मोबाइल लिया तो वो शो कर रही है, कपड़े नहीं लिए तो वो एरिस्टोक्रेटिक मैनर बनाएगी। असल में वो मैनर्स उसके पास है नहीं, वो बॉरोड होते हैं। ठीक है, वो बारोड मैनर जो है शो करती है। ये आपको हर औरत जो है ऐसी औरतें मिल जाएंगी, आपको वाइफ ऑफ बैथ मिल जाएगी, आपको लस्टी लवर जो है स्क्वायर जैसा एक यंग लवर कहीं मिल जाएगा। तो जस्ट नेम्स आर चेंज, कैरेक्टर आर एज इट इज। कैरेक्टर जो हैं वो आज भी मौजूद हैं, यूनिवर्सल हैं। आपने 6-7 कैरेक्टर तो फिंगर टिप पे रखें, नाइट का, पार्सन का, फार्मर का, क्लर्क का। आज भी आपको बहुत सारे ऑक्सफोर्ड क्लर्क जो है, इस तरह के लोग, पढ़ने वाले, सारा दिन ही पढ़ते रहते, नई नई किताबें, अपने खाने पे पैसे नहीं लगाते, बुक पे लगाते रहते, आज भी मौजूद हैं। तो ये तो यूनिवर्सल कैरेक्टर हो गए, जिसमें मैं फिर लिख देता हूँ नाइट। आज भी उनके पास नाइट ऐसे लोग हैं जो दीन के लिए लड़ रहे हैं। आज भी स्क्वायर जैसे जो कैरेक्टर हैं, ठीक है, आज भी आपको फार्मर जैसे मिल जाएंगे जो मेहनत करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं। आज भी पार्सन जैसे करैक्टर कोई ना कोई मिल जाएगा। ठीक है, तो वाइफ ऑफ द बैथ और प्रेरस जो अपने आप को क्या, जिसके अपने लिए एक नेकलेस पहना हुआ है, लॉकेट सा पहना, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए था कि गॉड की मोहब्बत सब कुछ जीत लेती है, क्राइस्ट की मोहब्बत सब कुछ जीत लेती है। वो लिखती है लव कनकर्स ऑल। तो इससे पता चलता है कि वो एम्बिगुअस है। उसने जो अपने सीने पे वो जो लॉकेट जो है वो लटकाया हुआ है, उसके ऊपर भी वो भी एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। राइट अ डिटेल नोट ऑन द चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे नाइट के कैरेक्टर को, कि किस तरह वो कौन कौन सी जंगों में लड़ा है, और उसका जो बेटा है उसके साथ स्क्वायर जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, वो लस्टी लवर है। ठीक है, वो सिंगिंग जानता है, वो फ्लूट बजाना जानता है, बांसुरी। तो ये इस तरह के शौक़ हैं। और रात गए तक जागता है, मतलब वो फीमेल के लिए जागता है, लस्टी लवर की तरह है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं।
ये 3 करैक्टर तो आप ह्यूमन और नाइट और इनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद स्क्वायर को डिस्कस करेंगे और प्रेरस को फिर हम रिलीजियस करैक्टर की तरफ आ जाएंगे। फिर हम प्रेरस को डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि प्रेरस जो है वो किस तरह से मैनर जो है वो शो करती है, वो किस तरह से रिस्टोक्रेटिक जो है लेडी बनने की कोशिश करती है। ठीक है, उसका ड्रेस किस तरह जैसे कोई मॉडल का हो, उसकी चाल ढाल जो है एक प्रीस्ट एक नन की तरह होने की बजाय वो क्या बनी हुई है, वो एक प्रीस्ट नहीं दिखाई देती, वो अपने हुलिये से कोई मॉडल लगती है। तो मैडम एग्लेंटाइन का उसे नाम दिया उसने। इमिटेट्स द एरिस्टोक्रेटिक मैनर्स, किस किस में वो शो करती है, ईटिंग में कि कोई मॉर्सल ना गिरने पाए उसके मुंह से, वियरिंग में कपड़े पहनने में। ठीक है, नेकलेस जो उसने पहना हुआ है अपने गले में उस पर लिखा है लव कनकर आल्स, वो भी एक स्टाइल है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद हम फिर मंक की तरफ आ जाएंगे कि मंक क्या करता है, फ्रायर क्या करता है, समनर्स क्या करता है। ये लोग रिलीजियस फिगर हैं और ये क्या करते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, रोबिंग, सड्यूसिंग, ब्लैकमेलिंग फीमेल्स, उनसे उनके राज पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि अब हमें भी खुश करो, नहीं तो हम आपके पेरेंट्स और आपके रिलेटिव्स और हस्बैंड को बताएंगे तुम क्या क्या करती हो। तो इस तरह क्या करते हैं, उनको ब्लैकमेल भी करते हैं ये। इनको आप डिस्कस करेंगे। मंक को, फ्रायर को, सोमनर को सड्यूस करता है यंग वेमेन्स को फॉर प्लेजर्स। उसके बाद सोमनर जो है, पार्टनर जो है, ये विलन है और ये पार्टनर जो है ये क्या बेचता है, ये रेलिक्स बेचता है। इसने कोई पुरानी जो है वो इस तरह की ऐसे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं रेलिक्स, वो कहता है ये फलाने सेंट की है मेरे पास, ये सेंट बैकेट की हैं, ये फलां सेंट ने मुझे दी हैं। ठीक है, ये पुरानी उनको दिखाने के पैसे लेता है। आजकल आपको मिल जाएंगे, लोगों ने पकड़े होते हैं ना, वो बाबों की पिक्चर पकड़ी होती हैं। ठीक है, उन पिक्चर को दिखा के पैसे लेते हैं। तो ये भी ऐसा ही है। लॉयर्स जो है वो क्या है, रियल मास्टर, उसको एडमायर किया है विलियम ब्लेक ने। विलियम ब्लेक ने कहा है कि लॉयर जो है वो एक रियल मास्टर है। जेफरी चौसर का जो लॉयर है वो बड़ा अच्छा इंसान, उसको उसने एडमायर किया है। फ्रैंकलिन जो है वो एपिक्यूरियन फिलॉसफी को फॉलो करता है, ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी। ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, इसको कहते हैं एपिक्यूरियन फिलॉसफी। एपिक्यूरियन फिलॉसफी को फॉलो करता है। फ्रैंकलिन जो है वो एक प्लेजर सीकर है और वो क्या करता है, एपिक्यूरियन फूड और गुड ड्रिंकिंग और ईटिंग और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करता है। इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जी करैक्टर सारे हैं, इसको कंक्लूड कर दें और इसके बाद डिस्कस कर लें। नीचे कोई और क्वेश्चन देखें, ये नीचे आया हुआ क्वेश्चन एक, critically analyze Saturn's characters in the light of the speeches in book 1 of the Miltons in Paradise Lost। आपने सैटर्न की जो स्पीचेस हैं वो आपने बुक 1 से उठानी है और उनको 1 by 1 आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसमें जो कुछ स्पीचेस जो हैं उनको मैंने ऐसे याद किया हुआ है। जैसे वो अपनी फर्स्ट स्पीच के अंदर वो कहता है कि वो पहले तो उनको बड़े तरीके से कहता है, ओ पोटेंटेट्स, ओ फ्लावर ऑफ हेवंस, ओ चिरोप्स। तो इस तरह के वो काफी हेवनली जो उनके नेम्स होते हैं वो पुकारता है। फिर उनको कहता है, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, आर अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड इमॉर्टल हेट, व्हाट एल्स शुड नॉट बी ओवरकम। ठीक है, टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल्स, The mind in its place can make heaven of hell and hell of heavens। ये सारे मैंने खुद याद किए हुए हैं, इनके आप सारी स्पीचेस को याद कर लें और 1 by 1 एक्सप्लेन। ये इंसान का माइंड है जो जन्नत को दोज़ख और दोज़ख को जन्नत बना देता है। बात तो उसने बड़ी मॉडर्न साइकोलॉजी के मुताबिक की है। आगे मजीद वो कहता है, ओ पिट ऑफ द हेल, रिसीव दाई न्यू पोजेसर, वन हु हैज़ ब्रॉट माइंड नेवर टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम्स। तो मजीद वो कहता है, टू डू गुडनेस इज नॉट आर एम, आर सोल एम टू डू ईवल,
If his providence do seek good out of evil, our sole aim to pervert his end. Since we are Saturn, and it's our duty to convert evil into good into evil. अगर वो जो गुडनेस से, अगर वो बुराई से अच्छाई निकाल के हमारे सामने ले आता है, तो हमारा एम है कि उसके सामने अच्छाई से बुराई निकाल के उन लोगों के सामने रखें, लोगों को बहकाएं, उनको डाइवर्ट करें, उनको राइट ट्रैक से बहका दें। ये हमारा एम है। ये सैटर्न की स्पीचेस हैं, ये याद कर लें, यही आपका आंसर है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद पॉप रेप ऑफ द लॉक इज अ स्टायर ऑन द 18th सेंचुरी। आपको पता है कि पॉप जो है वो स्टायर क्यों कर रहा था? पहली तो बात यह है कि 18th सेंचुरी को कहा जाता है कि एज ऑफ स्टायर। 18th सेंचुरी का पोएट है, और वो क्या करते थे? मैन के ऊपर स्टायर करते थे, ह्यूमन के ऊपर को सेंटर बनाते थे और उनके ऊपर स्टायर करते थे। तो स्टायर जो होता है वो किसके लिए होता है? इंसानों की फॉलीज के ऊपर, उनको मेंड करने के लिए, उनको डायरेक्ट करने के लिए, टीच करने के लिए स्टायर का वो टूल यूज करते थे। ड्राइडन हो, पोप हो, जॉनसन हो, तीनों क्लासिकल पोएट्स हैं और क्रिटिक्स थे, और ये क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे, अपर स्ट्रेटा को, अपर क्लास को स्टायर करते थे। यानी चाहे ड्राइडन हो जिसको, या पोप हो, ये एक ही एज के पोएट थे, और उसके बाद ड्राइडन, उसके बाद जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी भी लिखी है। डॉक्टर जॉनसन ने ड्राइडन को कहा कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म है, और ये ड्राइडन को फॉलोअर था पोप भी, ठीक है। और ये जॉनसन भी कहता है कि फर्स्ट क्रिटिक है ड्राइडन को, मतलब इनका सबसे जो हेड है वो ड्राइडन है। अब ये क्या करते थे? हीरोइक कॉपलेट में लिखते थे। किसमें लिखते थे? हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट क्या होता है? 2 लाइन का, 2 लाइन की पोइट्री को कॉपलेट कहते हैं, 1 और 2 इस तरह की वो पोइट्री होगी। तो वो पोइट्री क्या कर बनाते थे? ये 2-2 लाइन को ये फॉलो करते थे, क्लासिकल रूल और रेगुलेशन को। और ये बड़े, मतलब उसके अंदर फीलिंग, पैशन आए ना आए, लेकिन वो राइमिंग जरूर हो। पोप की पोइट्री उठा लें, वो राइम्ड जरूर होगी। देयर प्रिटी आइज रोल्स, चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल। चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल। देयर प्रिटी आइज रोल, ये क्लेरिसा स्पीच करती है, अगर आपने देखा हो, जो उसने बाद में क्लेरिसा की स्पीच ऐड की थी, तो उसके अंदर आपने देखा कि क्लेरिसा कहती है ये ब्यूटी, ये जाहो जलाल, ये हुस्न, ये तो ट्रांजिटरी चीज़ है, असल है आपका करैक्टर, आपको अपने करैक्टर पे मेहनत करनी चाहिए। ये ब्यूटी, ये खूबसूरती सब मिट जाएगी। और वही उसके अंदर ये बोलती है, चार्म स्ट्राइक द साइट, मैरिट विन द सोल। तो ये वो क्या, ये भी देखें हीरोइक कॉपलेट के अंदर उसने लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें इसकी पोइट्री को, तो 18th सेंचुरी की वो पोइट्री है, उसके अंदर मतलब वो स्टायर करता है, और वो बिलिंडा जो है अपर क्लास लेडी है, और उसको उसने स्टायर किया है। उसमें उसने बताया है कि वो उठती कैसे है, सुपर नेचुरल रूसी क्रूशियन फिलासफी से, उसने एक रूसी क्रूशियन फिलासफी है, उससे उसने वो स्पिरिट्स ली हैं, डिफरेंट निफ और नोम और सैलमेंडर्स और इस तरह की जो डिफरेंट स्पिरिट्स हैं, ये मतलब स्पिरिट्स हैं। कहता है लेडीज़ जो हैं जब उनकी डेथ होती है तो वो कोई निफ बन जाती है, कोई नोम बन जाती है, कोई सैलमेंडर बन जाती है। तो दीज स्पिरिट्स आर होवरिंग इन द एयर्स एंड दे आर अल्टीमेटली गार्डिंग द फीमेल्स। जब भी कोई लेडी जो है रात को या किसी बाल पार्टी में जाती है, या डांस जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस करती है, वो सारी रात उसके साथ डांस करती है, इवन उसके साथ ही कहीं सो जाती है, तो आपको पता है कि उसकी चेस्ट्री, उसकी ऑनर, उसकी वर्जिनिटी को कौन बचाता है? वो कहता है ये स्पिरिट्स तो होती हैं, ये नॉम, ये सैलमेंडर और ये सिल्फ और ये सारी एरियल स्पिरिट्स, ये उसकी चेस्ट्री और ऑनर को बचा लेती हैं। असल में वो स्टार कर रहा है कि एक लेडी सारा दिन शराब पीती रही है, और वो बाल पार्टी उसने अटेंड किया, उसके बाद उसके साथ रूम में चली गई, क्या वो अभी भी चेस्ट है? और उसकी चेस्टी को कौन बचाता है? मतलब उस सेंचुरी के अंदर ये था कि आप छुप छुपा के जो भी करते रहें, लेकिन अया ना हो। वो कहते हैं ना कि ओ क्रूवल्स, लास्ट में वो कहता है ओ क्रूवल्स, अगर तुम इफ यू कट माई हेयर लेट्स इन साइट,
अगर एज जालिम शख्स तुम मेरे ऐसे कोई बाल काट लेते जो मतलब ये मेरी लॉक ना काटते और कुछ भी काट लेते, वो इस तरह के कुछ अल्फाज हैं उसमें। वो क्या बेसिकली स्टार कर रहा है कि लेडी कहती हैं कि इज्जत बाज जाए, बस लोगों को पता ना चाहिए, छुप छुपा के जो भी होता रहे। तो असल में वो क्रिटिसाइज करता है लेडीज़ पे, 18 सेंचुरी की लेडीज़ पर, कि वो किस तरह सारी रात बाल पार्टी में रहती हैं, ठीक है, उनके साथ डांस करती हैं, और ये जो जितने भी लवर्स हैं वो उनके साथ डांस करते हैं। तो इनकी चेस्टी कहता किस तरह फिर महफूज रहती है, ये किस तरह से फिर भी अपने आप को शो करती हैं कि हम अभी भी चेस्ट हैं। तो ये इसमें स्टार कर रहा है, उस 18 सेंचुरी का सारा स्टार है वो। आप उसको उनकी फ्रिवलस और वो कॉकटिश जो उनकी नेचर है लेडी को, वो कहता है कि लेडीज़ जो हैं वो फ्रिवलस हैं, चूँकि वो एक मजहबी भी था, वो एक रोमन कैथोलिक से रिलेटेड, उसका मज़हब रोमन कैथोलिक था। तो वो ये बर्दाश्त नहीं करता था कि ये लेडी जो हैं इस तरह घूमे फिरें और वो मेल के साथ एंजॉय करें, चूँकि वो एक रोमन कैथोलिक एक चर्च से ताल्लुक़ रखता था, उसका फॉलोअर था। तो वो जब लेडीज़ को देखता है, कहते हैं कि उसने वहाँ उन एरिस्टोक्रेटिक लोगों के दरमियान इसने इतना पैसा कमाया था उस दौर में। उस वक्त क्वीन एन जो थी वो हुक्मरानी करती थी। वो कहता है ना, क्वीन एन समटाइम शी टेक्स टी, समटाइम शी कॉन्सल्स इन द हैम्पटन कोर्ट के अंदर क्वीन एन भी आती है, और वो क्या करती है, कभी कॉन्सल करती है, कभी टेक टी लेती है। तो उसको भी वो स्टार करता है। यहाँ पे आपने 18 सेंचुरी का को बताना है और इसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इस असाइनमेंट को आपने देखना है, अगर आपके पास नहीं तो मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके स्नैपशॉट। हाउ वुड यू एग्री द सैमुअल जॉनसन स्टेटमेंट, हेट्रोजेनियस आइडियाज आर योक टुगेदर्स, तो द ट्रू एस्टिमेशंस ऑफ द डन्स पोएट्री, डन्स पोएम्स। वो कहते हैं ये आप कितनी हद तक ये एग्री करते हैं कि वो जैसे जॉनसन ने, आपको पता है कि डॉक्टर जॉनसन कौन था? मैंने 3 बड़े पोएट के नाम लिए हैं। पहला पोएट था ड्राइडन, पहला था ड्राइडन, दूसरा जॉनसन, दूसरा पॉप, तीसरा जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन जब आया तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या किया कि मेटाफिजिकल पोएट, सारे पोएट को पकड़ा, इनकी बायोग्राफी लिखनी शुरू कर दी। उसने लिखी, एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ अब्राहम कोले। लाइफ ऑफ अब्राहम कोले की लाइफ जब उसने लिखी, ये मेटाफिजिकल पोएट था, वो क्या करते थे, 2 ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते थे जो कि कंपेरेबल नहीं है। मतलब ये कंपास अगर आपने देखी हो ज्योमेट्री के अंदर, वो एक कोना हम यहाँ रख देते हैं तो इसके बाद ऐसे दायरे लगाते हैं। तो उसने कहा कि ये दोनों जो कोने हैं ये लवर की तरह हैं, ये लवर 1, लवर 2। कहता है कि अगर मतलब वो जॉन डन जा रहा था अपनी वाइफ को छोड़ के, लवर को, फ्रांस में कहीं जा रहा था, तो वो परेशान रो रही थी। कहता तुम परेशान क्यों होती हो? जब तक तुम मेरे साथ फेर रहोगी तो मैं तुम्हारे गिर्द ही घूमता रहूंगा ऐसे। लेकिन तुम्हारा शर्त है कि ये जो कोना है ना प्रकार का, दूसरा एक जगह पे रहे, यानी एक टांग जो है प्रकार की यहाँ पे खड़ी रहे, दूसरी उसके गिर्द तब भी घूमेगी अगर तुम्हारा सेंटर जो है वो शेक नहीं करेगा। तो मैं तुम्हारे गिर्द पूरी दुनिया का चक्कर लगा के भी तुम्हारे सामने आ जाऊं। मतलब एक जगह पे देखें, कहाँ ज्योमेट्री की प्रकार और कहाँ टेंडर फीलिंग। जॉनसन ने कहा कि ये तो बड़े बकवास किस्म के पोएट होते हैं, ये ऐसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं जो कंपेयर ही नहीं हो सकती। फिर आपने फ्ली देखा होगा, ये इंसेक्ट टाइप होता है, ये ना खून चूसता है। कहता है जो प्यार का फ्ली है उसने मेरा और तो हम दोनों का जो ब्लड है उसको सक कर लिया और उसको मिला के एक बना दिया। अब कहाँ पे फ्ली, कहाँ पे ह्यूमन बीइंग, कहाँ पे सक करना उसका, यानी लफ्ज़ों के साथ खेलते रहते हैं, वर्ड प्ले करते थे, वो लफ्ज़ों के साथ खेलते थे, पन यूज़ करते थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, कंसीट यूज़ करते, सिमली यूज़ करते, हाइपरबली यूज़ करते, और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते कि वो लैंग्वेज जो है वो बड़ी ओवर सी हो जाती। तो इसको ओवरऑल जॉनसन ने कहा ये कोई बेतुके से पोएट हैं, ये तो पोएट ही नहीं है। ऐसी चीज़ों को ये कंपेयर करते रहते हैं कि जो कंपेरेबल नहीं है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आप एक दफ़ा देखेंगे या आपको याद हो जाएगा। कुछ रेफरेंस आपको उठाने पड़ने हैं उनकी पोएम्स के, वो आप उठा के, जैसे मैंने अभी 2 दिए, इस तरह के 6-7 उठा के आपने एक्सप्लेन करें तो आपका आंसर बन जाएगा। लें जी, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द सरे एज अ पोएट ऑफ द इंग्लिश सोनेट। अब यहाँ पे हमने बताना है कि सरे जो है वो इंग्लिश सोनेट का पोएट है, ठीक है। इंग्लिश, आपको पता है कि सरे जो था वो शागिर्द था थॉमस वाइट का। उसकी पोइट्री जो है वो लव के गिर्द घूमती है, ठीक है। और उसके अंदर थीम्स जो है वो ज़्यादातर लव का थीम है। सरे ने पोइट्री में क्या दिया आपको, उसने आपको राइमिंग स्कीम, न्यू राइमिंग स्कीम दी। उसने आपको उसको क्वार्टरन में बांट दिया। क्वार्टर 1 मैंने शायद आपको पहले बताया, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और 2 लाइन का कॉपलेट साथ डाला। वैसे सोनेट कितनी होती है? एक सोनेट के अंदर होती हैं जी 14 लाइन। कितनी? 14 लाइन। तो वो पहले जो थे इटालियन पोएट, वो ऊपर 8 बनाते थे, नीचे 6 बनाते थे। ऊपर ऑक्टेव होता है, इसको ऑक्टेव कहते हैं, OCTAVE। इसको क्या कहते हैं नीचे वाले को? सिस्टेट। नीचे सिस्टेट जो कि 6 लाइनों वाला होता है। अब ये सीधी सी पोइट्री करते थे इटालियन, ऊपर 6 लाइनें, ऊपर 8 लाइनें, नीचे 6 लाइनें, 8 और 6 टोटल 14 बन गई। लेकिन ये थोड़ी सी राइमिंग स्कीम उसकी चेंज करते हैं। ये क्या करते हैं, एक तो राइमिंग स्कीम चेंज करते हैं, एक वो उसको क्वार्टरन में बांट देते हैं। एक क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये 4, 3, 12, और 12 के साथ 2 जो है और जमा करें आप, कॉपलेट जमा करें तो ये क्या बन जाते हैं? 14। आप ये भी एक्सप्लेन करेंगे, ये भी एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से वो उधर से लेकर आए और उन्होंने कैसे चेंजिंग की सरे ने, ठीक है। ये सारा डिस्कस द फीचर ऑफ द सरे एज अ पोएट ऑफ द इंग्लिश सोनेट, इसको डिस्कस कीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि वो आपको उसने राइमिंग स्कीम का कंसेप्ट दिया, आपको सोनेट को उसने एक्सपेरिमेंट किया। सोनेट के ऊपर पहले इटालियन सोनेट चलती थी, उसकी ट्रांसलेशन वाइट करता था उसका उस्ताद। ऊपर 6 लाइनें होती थी उसकी, ऊपर 8 होती, नीचे 6, और टोटल 14 लाइनें। और ये इसमें लिखता था पेट्रार्क। तो ये वहाँ से लेकर आए पोइट्री, और इन्होंने इंग्लिश को पोइट्री दे दी, सोनेट दे दी। किसने? वाइट और सरे ने। उसके बाद देखिएगा, वो कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग प्रेयर्स इन द चौसर प्रोलॉग, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। फ्ली फ्रॉम, दे फ्ली फ्रॉम मी, ये थॉमस वाइट की है, पोएम है। थॉमस वाइट कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मेरे पास आती। एन बोलन को बेसिकली मैंने पहले बताया कि हेनरी की जो वाइफ थी उसका नाम था एन बोलन। एन बोलन बेसिकली एलिजाबेथ 1 की मदर थी। एन बोलन का अफेयर था इसके साथ, ये उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त का जो किंग है जो बड़ा जालिम था, उसको वो पसंद आ गई, हेनरी 8 को। तो वो कहता है कि मैं तो इससे शादी करूंगा। अब जो लोग थे वो मलकियत भी किंग की, उस वक्त हुकूमत ऐसी होती थी, जो बादशाह ने बोल दिया वो होगा। अब ये बेचारा आहें भरता रहता और अपनी उस बिलवड के लिए लिखता रहता कि अब वो उसकी सीजर की बन गई है, किंग की बन गई है, मेरी नहीं है। कभी वक्त था वो मेरे पास आती थी और वो मुझसे दूर चली गई। दे फ्ली फ्रॉम मी, मेरी बिलवर्स जो हैं वो सारी मुझे कहता छोड़ गई। तो शी लव्स मी, पहले वो मेरे पास आती थी, हमारा अच्छा ताल्लुक़ था और वो मुझसे प्यार करती। वो सारी उसकी बताता है आने जाने के जो भी उसके सिलसिले हैं। प्रेयर्स इन द चौसर्स प्रोलॉग, ये आपको पता ही है। प्रेयर को आपने डिस्कस करना है, प्रेयर के मैनर ईटिंग के। प्रेयर को उसने मैडम एग्लेंटाइन कहा है, एक मॉडल कहा है। प्रेयर्स के वेयरिंग स्टाइल, उसकी हंटिंग, ठीक है, और उसका मतलब खाने के जो मैनर्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ये सारा आप डिस्कस करेंगे। लें जी, होप यू हैव लर्नड अ लॉट। कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और भी डिस्कस करने की। ये एक है थोड़ा सा, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का है,
इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका स्नैपशॉट। व्हाट इज़ क्लासिसिज्म, ये मैंने कल बता दिया था। आपकी क्या होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स, इसमें हैवी एमोनेशन और लॉन्ग पोइम होती है और उसमें एक हीरो होता है, ठीक है। इट्स अ टेल, इट्स अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स इन विच देयर इज़ अ प्रोटैगनिस्ट हु सफ़र्स, ठीक है, वो सफ़र करता है। आप उसकी सैटर्न की या किसी की मिसाल दे सकते हैं इसके अंदर। डिफाइन सिमली, सिमली क्या होती है, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। व्हाट इज़ ए हीरोइक कॉपलेट, मैंने बताया हीरोइक कॉपलेट 2 लाइंस होती हैं और वो दोनों राइम्ड होती हैं, मतलब उन दोनों एक दूसरे के साथ राइम्ड होती हैं, उसे कहते हैं हीरोइक कॉपलेट। कॉपलेट कब बनता है हीरो कॉपलेट, जब 2 लाइनें आपस में राइम्ड हों। जैसे देयर प्रिटी आइज रोल्स, चार्म स्ट्राइक्स द साइट, मैरिट विन द सोल। रोल और सोल जो है दोनों क्या है, राइम्ड है, ये कॉपलेट है। उसके बाद जी, वाई वर पिलग्रिम्स गोइंग टू द कैंटरबरी, दे वर गोइंग टू परफॉर्म द पिलग्रिम्स इन द कमेमोरेशन ऑफ द सेंट बैकेट, सेंट बैकेट की वो जा रहे थे। हु इज़ कॉल्ड द पोएट्स पोएट, ये जी एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है, याद रखें एडमंड स्पेंसर को क्या कहा जाता है, पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट, लें जी। उसके बाद हु इज़ चैम्पियन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट, जॉन डन इज़ अ चैम्पियन ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट। बस एक एक लाइन के आंसर हैं। What is the importance of Hampton Court? Hampton Court is a place where people go for the romance, for romance, love, and for the counseling. अब यहाँ पर here great Queen Anna sits. Sometimes she counsels, sometimes she takes tea. यानी यहाँ पे क्वीन एना भी आती है और वो कभी कौंसल करती है अपने लोगों के साथ, कभी वो यहाँ पे टी लेती है। आप उसको भी जवाब दे सकते हैं इसका। टू विच क्लास डज स्क्वायर बिलोंग टू, स्क्वायर बिलोंग टू, स्क्वायर जो है वो किस से ताल्लुक़ रखता है, स्क्वायर जो है वो ताल्लुक़ रखता है नोबल क्लास से। किस क्लास है, नोबल क्लास है। नाइट का है ना बेटा, तो वो नाइट जो है वो नोबल क्लास से ताल्लुक़ रखता है। What are the salient feature of the Chaucer characterization? देखें मैंने उधर भी आपको करवाया और वही यहाँ पे आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी पूछती है। Which are the salient feature of the Chaucer's characterization? Write the comprehensive note. वही जो अभी हमने किया। How does Milton justify the way of God? How far is her successful in doing? वो कितनी हद तक justify हुआ है कंपेयर करने। अब यहाँ पे आपने बताना है कि वो जस्टिफाई करता करता किसको, सैटर्न्स कोई जस्टिफाई करता गया, यानी अनकॉन्शियसली वो लिखता गया। वो सारे हालात थे, किस वजह से वो ऐसा लिख रहा था कि एक चार्ल्स टू जो है वो वापस आया और वो करता है आके रिस्टोर, किसको करता है, मोनार्की को, रिस्टोर्ड मोनार्की। सारे प्योरिटन को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा था। उसमें मिल्टन भी जो है ये भी जेल में था और ये अंधा था उस वक्त जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, तो इसकी बेटी ने लिखी है, ठीक है। उसमें आप सारा वो एक्सप्लेन करें कि वो एक्सप्लेन तो जस्टिफाई कर रहा था गॉड के वे, लेकिन वो अपने ही जस्टिफाई करता रहा। एक्सप्लेन कर दें। डिस्कस फेरी क्वींस एंड एलिगरी, बिल्कुल एक एलिगरी है फेरी क्वींस। इसमें जो क्वींस और क्वींस के जो किस्से हैं और वो उस वक्त जो मलका एलिज़ाबेथ थी उसी के वो एलिगरी के लिए, उसी एलिगोरिकल जो स्टोरीज हैं इसके अंदर डाली गई हैं। उसके बाद विच आर द डिफरेंट थीम्स ऑफ द शेक्सपियर सोनेट, एलेबोरेट। ये मैंने शायद कल भी आपको बताया या नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो काइंडली वो सारे नोट कर लें। कल भी मैंने शायद बताए थे आपको। ये कुछ पहली तो बात ये है उसने 37 प्ले लिखे हैं, कहीं 39 38 भी लिखा हुआ है, ठीक है। 37 जो है ये फिगर है। 154 सोनेट लिखी हैं। अब उसके मेन थीम क्या हैं लिख लें। लव, प्यार की बात करता है, उसके अंदर इनफिडेलिटी है, ठीक है। उसके अंदर आप जेलसी देखेंगे, जैसे प्यार करने वाले जेलस होते हैं कि वो मेरी बिलवर जो है वो मुझसे ही बात करे, ठीक है। जेलसी यानी लव है, जेलसी है,
और ब्यूटी है, ब्यूटी को डिस्कस करता है, ट्रांजिटरी नेचर जो है ब्यूटी की, मोरालिटी को डिस्कस करता है, ठीक है। और उसके बाद इसने जो ये सोनेट्स लिखी हैं उसमें उसने 3 चीज़ों को एड्रेस किया है। एक तो उसने राइवल पोइट्स जो हैं उसको कॉपी किया, यानी उनकी एक ट्रेडिशन बताने की कोशिश की है, उनको भी स्टाइल किया है। डार्क लेडी, कोई लेडी है उसका नाम नहीं पता। फिर उसके बाद अनोनिमस जो है वो यंग मैन को भी बताया, वो अनोनिमस यंग मैन कौन है नहीं पता। तो इस तरह ये 3 चीज़ें उसके अंदर हैं। और क्या है जी, इसको आप देखिएगा, ये आपको मिल जाएगी असाइनमेंट, अगर नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। डिस्क्राइब जॉन डन्स ट्रीटमेंट ऑफ लव एज डिपिक्टेड इन द पोएम्स इन योर सिलेबस। जॉन डन की पोएम्स वो कहता है कोई लें और उसको क्या करें, उसके ट्रीटमेंट ऑफ लव, कैसे उसने लव को ट्रीट किया, कोई पोएम लें और उसको क्या करें। जॉन डन्स ट्रीटमेंट ऑफ लव एज डिपिक्टेड इन हिज पोएम्स, लव को आपने एक्सप्लेन करना। इससे मैं रिलेटेड कल मैंने असाइनमेंट सेंड की थी, उसे पढ़ लीजिएगा कि लव को कैसे डिपिक्ट करता है। चेक करें कल वाले जो मैंने असाइनमेंट सेट की हुई हैं ग्रुप के अंदर, वो सारे नोट करें, सारी चीज़ें जो मैं सेंड कर रहा हूँ यही आनी है, आप बस आंखें बंद करके ये चीज़ें पढ़ते जाएं। How does Alexander Pope point out the evils of English society in the 18th century? अभी मैंने रेप ऑफ द लॉक जो है बताई अभी, कि 18th सेंचुरी का वो किस तरह स्टायर करता है उसको, किस तरह लेडी को स्टायर करता है, किस तरह बताता है कि लेडीज़ के लिए लैप डॉग मर जाना, हस्बैंड की डेथ हो जाना सेम है। वो सारी चीज़ों को वो डिस्कस करता है, वो मैंने बता दी है। सो डियर स्टूडेंट, फ्रेंड फॉलोअर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल द ESL Academy। स्टे